નમસ્તે. ઇન્ડિયન યોગ એસોસિએશન ગુજરાત ચેપ્ટર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. आज इंटरनेशनल योगा डे। आज के दिन हम लोगों ने एक ऑनलाइन बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है जिसमें हमारे साथ बहुत प्रोमिनेंट योगा गुरुज जुड़े हुए हैं और हम उन लोगों के साथ डिबेट करने वाले हैं। इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग हमारे बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे मिथ होते हैं योग के रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस उन लोगों से पूछेंगे और उनके साथ डिबेट करेंगे। अगर आप लोगों के भी कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग अपना क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में फेसबुक या यूट्यूब पे डाल सकते हो। माई सेल्फ हीनल ठक्कर, मास्टर्स इन योगा एंड साइंस ऑफ लिविंग and Indian Yoga Association Gujarat Chapters Committee member. So first of all, we will introduce Acharya Birju Maharaj. I would invite them. Namaste, sir. Namaste. Sir, Indian Yoga Association Gujarat chapter में आपનું हार्दिक स्वागत છે. Thank you very much. Let me introduce Acharya Birju Maharaj first of all. So Acharya Shri Birju Maharaj is a direct disciple of Swami Shri Manuvarya Ji Maharaj and has inherited yoga from his family of great yogis. He has produced more than 700 yoga teachers and he's a director of IAYT India Foundation and he's a chairman of our Indian Yoga Association Gujarat chapter. So sir, आप अपने बारे में कुछ और बताएं या हमारे प्रोग्राम के बारे में कुछ और बताएं। इंडियन योग एसोसिएशन का जो हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया है गुजरात के लिए, ये हमारे अंदर छुपे योग के प्रति जो हमारा अहोभाव है उसके और हमारा जो ज्ञान है उसको शेयरिंग के लिए किया है। तो हम एक दूसरे के साथ ये ज्ञान शेयर कर पाए, एक दूसरे के सपोर्ट से हम योग को प्रचारित और प्रसारित कर पाए और पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा सके योग की विद्या के अंदर। तो योग विद्या हमारे हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति है और ये हमारी धरोहर है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए और मैं चाहता हूं कि पूरे गुजरात में से सभी योगाचार्य, योग शिक्षक, योग टीचर्स, योग गुरुज सब एकजुट मिलकर इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर के हाथ के नीचे वो ये काम अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाए। और मैं विश करता हूं कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम बनते रहे और ऐसे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे लोग जुड़े और ये बात ध्यान में रखें कि योग की गरिमा का कहीं हनन ना हो। योग जो है वो एक पायस हमारा सांस्कृतिक एक्टिविटी है, बहुत पवित्र एक्टिविटी है। इसको बहुत सारे लोग जो है उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। सो मैं चाहता हूं कि इसको मिस अप्रोप्रिएट ना करते हुए प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए। सो जो लोग इससे जुड़े हैं उनसे मैं अपेक्षा करूंगा कि योग को ऑथेंटिक बनाकर रखें और ऑथेंटिक वे में ही प्रस्तुत करें। थैंक यू। ये हमारा 8th इंटरनेशनल योगा डे है। 8 साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने योग को इंटरनेशनल दिन के तरह सेलिब्रेट करना शुरू किया था और इस बार हम लोग 8वीं बार इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीलिंग इज विद इन एंड योगा इज द वे। इसका मतलब है कि हीलिंग हमारे अंदर ही हो जाती है। हमारे बॉडी में जब कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमारा बॉडी खुद उसको हील कर सकता है। मेंटली, फिजिकली कुछ भी होता है, हमारे बॉडी में भगवान ने हमें इतनी शक्ति दी है, इतनी ताकत दी है कि हम अपने आप को हील कर सकते हैं और उसका वे है योग। तो सर, इसके रिलेटेड, हमारे टॉपिक के रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि व्हाट एटमॉस्फेयर वन नीड्स फॉर मेडिटेशन? मेडिटेशन ये एक कांस्टेंट अभ्यास है
ऐसा अभ्यास है जिसमें आपको कोई एक चीज के प्रति ध्यान लगा के बैठना वो जरूरी नहीं है। आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी खड़े हो, कहीं भी काम कर रहे हो, तो आप उसमें ध्यान केंद्र कर सकते हो। ध्यान का मतलब है कि आपकी पूरी एफिशिएंसी लगाकर आपके शरीर को, आपके कोषों को, आपके हार्मोन्स को एक दिशा में लगाना। आपके पांचों पांच शरीर जो है, जो कोष हैं, उनको एक दिशा में लगाना। जो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश। तो ये पांचों कोशों को अगर एक डायरेक्शन में आपने अप्लाई कर दिया तो सक्सेस आपके हाथ में है। और यही योगा का मेन तात्पर्य है कि सक्सेसफुल कैसे बनना है, जीवन को सक्सेसफुली कैसे एग्जीक्यूट कराना है, राइट। तो ये जब आप कुछ भी करते हो तो आप अपने सभी इंद्रियों को, मन को, अपने प्राणों को, बायोकेमिस्ट्री को उसी दिशा में ले आओ, राइट। जब आप देखते हो कि आप सुई में धागा डालते हो तो आपकी सांसें रुक जाती है, राइट। तब आपका ध्यान एक ही जगह पर केंद्रित हो जाता है और सांसें रुक जाती है और बायोकेमिकल प्रोसेसेस स्टॉप हो जाती है। यस। उस समय आपके जीनोम के अंदर हीलिंग जीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके। तो ध्यान लगाकर ध्यान का पूरा फायदा लेना है तो 24 घंटे ध्यान करो। अगर शुरुआत में ध्यान की प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी सांसों का ध्यान करो। उसको प्राण धारणा बोलते हैं। प्राण धारणा करके आप प्राणों की के ध्यान में जा सकते हो। तो अगर प्राण का ध्यान अगर आपको होता है तो ये आप समझ लो कि आपने जो एक्सटर्नल चीज थी उसको पार कर लिया और इंटरनल में चले गए। तो जब तक प्राणों प्राणों के साथ जुड़े नहीं हो तब तक आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में हो, तब तक आप इंट्रोवर्ट नहीं हो सकते हो, अंदर नहीं मुड़ सकते हो। जैसे ही आपका प्राण के ऊपर ध्यान आता है, आपका विजन जो है इंट्रोवर्ट हो जाता है, आपकी इंद्रियां इंट्रोवर्ट हो जाती है, आपका मन इंट्रोवर्ट हो जाता है और आप ध्यान ध्यान की स्थिति में अपने आप आ जाते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट सिट विद अ क्वाइट सिंपल एटमॉस्फेयर, serene एटमॉस्फेयर जो शुद्ध होना चाहिए, जो जो कहीं से भी मलिन नहीं होना चाहिए, एकदम serene वातावरण होना चाहिए। और एक दर्भ का आसन, जो जिसको दर्भ मतलब जो घास का आसन, राइट। अगर वो ना हो तो कॉटन का आसन लेकर आप उसको स्वच्छ आसन के ऊपर बैठकर सीधे इरेक्ट बैठकर आंखें बंद करके अपने प्राणों पर ध्यान लाना है, बस। दैट्स इट, दैट इज द एनवायरनमेंट वी नीड फॉर मेडिटेशन, राइट। यस सर। सो मैंने इसे मतलब जब मैं छोटी थी तब मेरे बुजुर्ग, मेरे वडील जो थे वो हमेशा ही कहते थे कि बेटा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से करना, ध्यान से करना। तो आपने जैसे बताया कि हर एक काम को अगर हम पूरे ध्यान से करें तो वही एक मेडिटेशन की शुरुआत है। ऐसा ही कुछ कहा जा सकता है, राइट सर? यस यस, 100% यस। ओके, गुड गुड। तो चलो अभी हमारे पास और भी बहुत सारे गुरु जुड़े हुए हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं शैलेश जी राठौड़ के पास। शैलेश जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। So, Shailesh Ji Rathod is a senior art of living yoga teacher. He is traveling throughout the countries and he has experience of 27 years in this field. Shailesh Ji, आप प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आचार्य जी ने बता दिया ऑलरेडी, ज्यादा बोलने में अभी शब्द नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि मूलभूत स्वरूप से जो हमारे पूर्वजों ने हमें योग दिया था, उस योग को समझना और लोगों की और उस मूलभूत योग की व्याख्या को पहुंचाना, ये इंडियन योग एसोसिएशन का हमेशा से ध्येय रहा है। लोग मूलभूत स्वरूप से योग को जाने। और इस प्रोग्राम से, जैसे आपने बताया, ये प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों के अंदर कुछ मिथक्स हैं कि हाँ, कुछ प्रश्न है, कुछ बातें ऐसी हैं जो सुलझी हुई नहीं है। Yes. तो इतने सारे अलग अलग परंपराओं से जो गुरु जन आए हैं, उनके माध्यम से उनके प्रश्नों का हल मिले और इंडियन योग एसोसिएशन का जो ध्येय है कि एक सच्चा योग लोगों तक पहुंचे, उसको हम सिद्ध कर पाए। मेरे हिसाब से यही इस प्रोग्राम का मूलभूत कार्य है। यस यस, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं मेडिटेशन
के रिलेटेड या तो फिर योग के रिलेटेड बहुत छोटे छोटे, जैसे कि ओमकार, योग का एक बहुत ही कह सकते हैं ना कि इम्पोर्टेंट मंत्र है ओमकार। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि ओम चैंटिंग कैसे करें, या तो क्या ओमकार करने से आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, आपने पहला प्रश्न ओमकार कैसे करें, तो मैं यहाँ पे सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि किसी अच्छे गुरु के पास बैठ के वो सीखे, क्योंकि ये प्रोग्राम सिखाने का नहीं है ऑफ कोर्स। यस। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है कि ओमकार कैसे तनाव से मुक्ति देता है। हाँ, ओम जब हम उच्चारण करते हैं या कोई भी शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं ना, तो कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ हर्ट्ज पैदा होते हैं, फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज, और उसको नापा जा सकता है साउंड मीटर के माध्यम से। तो जो रिसर्च है, जो हमारे पास डेटा है ना, उस हिसाब से जब हम ओम का उच्चारण अगर प्रॉपर मैनर, ये शब्द को थोड़ा सा सभी लोग सुने, एक सच्चे गुरु के साथ, एक सुदृढ़ गुरुदेव के साथ बैठ के अगर सही मायनों में एक सच्चा पद्धति से ओम सीखा जाए, उसका उच्चारण किया जाए, तो उससे जो फ्रीक्वेंसी पैदा होता है ना, हमारी प्रकृति में जितने भी जो प्राकृतिक आवाजें हैं, उनकी सभी की फ्रीक्वेंसी ओम से मिलती जुलती है। माने कहीं ना कहीं हमें प्राकृतिक दृष्टिकोण की ओर ओम ले जाता है। अच्छा। बात अगर साइंटिफिक वे में करें तो ओमकार जो लोग करते हैं वो फिजियोलॉजिकल रेस्ट उनका बहुत अच्छा होता है। अच्छा। दोनों प्रकार के जो हमारे ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, दोनों सामान्यतः होते हैं जो निरंतर ओम का सही दृष्टिकोण के साथ उच्चारण करते हैं। अच्छा। अगेन हमारा ब्रेन जो हमारे रिलैक्स रेस्ट फेज के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब हम निरंतर ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा ब्रेन के अंदर अल्फा वेव्स क्रिएट होते हैं, और यही है जो हमारे ब्रेन को रेस्ट फेज में ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वेव्स है। अच्छा। ओमकार का उच्चारण करने वाले लोगों के अंदर कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम भी बहुत रिलैक्स हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ब्लड प्रेशर को लें, अगर आप ब्रेन को लें, अगर आप नर्वस सिस्टम को लें, जहां सामान्यतः हमारे जीवन में स्ट्रेस का इम्पैक्ट होता है या स्ट्रेस का सबसे पहले इम्पैक्ट होता है, ओमकार भी एक ऐसा मंत्र है, प्राणायाम है, जो इन सारे ऑर्गन्स के ऊपर, सिस्टम के ऊपर तनाव जो असर करता है ना, उससे पहले तनाव मुक्ति करने का असर करता है। अच्छा। सो कहीं ना कहीं बहुत कुछ योग परंपरा के अंदर ऐसा है जो तनाव मुक्ति के लिए है, लेकिन ये ओमकार की अगर हम बात करें तो इतना सरल है कि छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। इतना सरल है कि जैसे आचार्य जी ने बहुत सुंदर बात बताई, कहीं पे भी एक सामान्यता, कहीं पे भी आप कर सकते हैं ओमकार। हाँ, आप तो ये एक सरल माध्यम है जो हमारे ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को रिलैक्स करते हुए हमें तनाव मुक्ति का डेफिनेटली अनुभव दे सकते हैं, और यही हमारा रिसर्च भी कहता है। अभी अभी मैं कुछ स्टडी कर रही थी और मैंने उसमें पढ़ा था कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उनका आजकल गर्भ संस्कार बहुत सारे लोग करवाते हैं। तो उन लोगों को, गर्भवती महिलाओं को पहले महीने से एवरीडे 21 ओमकार करना चाहिए, जिससे जो आने वाला बच्चा होता है उसका IQ बहुत अच्छा होता है। बट उसके इतने सारे बेनिफिट हमें भी मिलते हैं, साथ साथ आने वाले बच्चे को भी मिलते हैं, वो नहीं पता था। आपसे बात करके इतने सारे ओमकार के जो बेनिफिट पता चले, उससे सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अभी हमारे पास आगे और भी क्वेश्चंस है, आपके साथ फिर एक बार जुड़ेंगे। बीच में हम लोग एक और क्वेश्चन पूछते हैं हमारे मिस्टर कमलेश उदासी जी से। तो मैं कमलेश उदासी जी का स्वागत करती हूँ। सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते। नमस्ते, सभी को प्रणाम। सो मिस्टर कमलेश उदासी जी हमारे IYA गुजरात चैप्टर के ऑनररी सेक्रेटरी है and he is a coordinator of Samutkarsh Yoga Academy. He has more than 20 years of experience as a scientist in ISRO. But उनकी योग में इतनी अच्छी रुचि थी कि उन्होंने साइंटिस्ट का पद छोड़ के योग में
डिप्लोमा किया नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस में और काफी सालों से समुत्कर्ष योगा एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं और इस योग की फील्ड में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम सर। सर आप कुछ प्रोग्राम के बारे में बताएंगे? काफी कुछ बता दिया है आचार्य जी ने, शैलेश जी ने। एक बात मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जो भी लोग पूरे गुजरात में योग से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, वो आइए सब मिलकर हम योग को जन जन तक पहुंचाएं। जो हमारी एक कल्पना है, योग अभी तक जो ग्रंथों में था उसे आम जनता तक, हम आम लोगों तक कैसे ले जाएं, वो एक आईवाई का एक मैंडेट है। साथ ही आईवाई क्या करता है कि जितनी भी योग परंपरा है, अलग अलग योग परंपराओं का एक संगम के समान प्लेटफॉर्म है। तो आप चाहे किसी भी योग परंपरा से जुड़े हैं, पर आप आइए हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर अपना नॉलेज शेयर करें और लोगों तक उसे पहुंचाएं। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। यस यस, बहुत सही कहा सर आपने। सो आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसके रिलेटेड ही एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू योग? मेंटल हेल्थ बहुत ही गहन विषय है, पर अगर उसे एक ही शब्द में अगर उसका डेफिनेशन कहा जाए तो मैं कहूंगा कि चित्त की प्रसन्नता, उसे हम कहेंगे एक आपने मेंटल हेल्थ को अचीव कर दिया है। अगर आपका चित्त प्रसन्न है, मन शांत है, तो ये आप एक मेंटल हेल्थ को एक अच्छी तरह से अचीव कर पाते हो। वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग व्याख्याएं दी हैं मेंटल हेल्थ की, पर योग हमेशा ही शरीर और मन और उससे भी बढ़कर चित्त, उनको एक साथ एक इकाई के रूप में देखता है, अलग अलग तौर पे नहीं देखता है। कि जैसे मैंने कहा कि चित्त अगर स्थिर होता है तो हमारे मन अपने आप प्रसन्नता की ओर आगे बढ़ता है, और मन की प्रसन्नता ही हमारी मेंटल हेल्थ का सबसे एक अच्छा सा एक देख पाए ऐसा एक उदाहरण है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मान लीजिए हम किसी तालाब के किनारे बैठे हैं, तालाब तो आजकल रहे नहीं, हम स्विमिंग पूल का उदाहरण लेते हैं। तो स्विमिंग पूल के किनारे आप बैठे हैं और अंदर बिल्कुल डीप 5-7-8 फीट नीचे एक छोटा सा कंकर पड़ा या छोटा सा कॉइन है, सिक्का है। तो तालाब का या स्विमिंग पूल का पानी अगर स्थिर है तो वो सिक्का आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पर अगर पानी को आप हिला दीजिए, उसमें अगर भंवर क्रिएट हो गई, उसमें अगर टर्मोइट बन गए, तो वो सिक्का आपको ठीक से दिखाई नहीं देता। ऐसा ही हमारे चित्त की अवस्था है। चित्त अगर स्थिर होता है, शांत होता है, तो हमारे मन के जो सारे भाव हैं वो अपने आप एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते जाते हैं। अब मेंटल हेल्थ क्या है, हम जरा ये सोचें। आधुनिक साइंस ये कहता है कि एक दिन में हम करीबन 55 से 60,000 विचार हमारे मन में आते हैं और जाते हैं। मतलब कि 60,000 करीब विचार 24 घंटे के दौरान हम करते रहते हैं। आप अगर इन सारे विचारों को एक दिन ध्यान पूर्वक आंखें बंद कर उसका थोड़ा एनालाइज करेंगे, तो आपको लगेगा कि इनमें से ये जो विचार हैं 99.99% विचार अनावश्यक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। या तो वो पास से जुड़े होते हैं, आपके पास में हुई घटनाओं का रिग्रेट्स होता है, उनका पछतावा होता है, या मैंने ये किया होता तो अच्छा होता, ये कर सकता था मैं, जीवन में ये नहीं अचीव कर पाया, या वो विचार होते हैं। या हम जो करने वाले हैं 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, उसके विचार होते हैं, भविष्य के विचार। तो अगर हम वर्तमान में जीना सीख लें तो हम अपने आप एक अच्छी मेंटल अवस्था को अचीव कर पाएंगे। और अष्टांग योग हमें यही सिखाता है। खास करके हम जब योग की बात करते हैं तो केवल आसन की बात नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से हम अष्टांग योग के जो 8 चरण हैं उनकी बात करते हैं। और उसमें भी आसन, प्राणायाम और ध्यान, अगर ये 3 की आप पा लेते हो तो अपने आप मेंटल एक अच्छे स्वास्थ्य को आप प्राप्ति में कर सकते हो। साथ साथ हमें प्रत्याहार को नहीं भूलना चाहिए, जो 5वां चरण है। प्रत्याहार का मतलब है जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमें कनेक्ट करती हैं, टेस्ट स्मेल वाली जो 5 इंद्रियां हैं, उनका नियमन करना। जो इंद्रियां हमारी बाहर की जो सुख की कामना में भटकती रहती, विषय की भोग लालसा में,
वही दुख का कारण बनती है और वही मानसिक हमारे एक मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने का सबसे बड़ा रीजन बनता है। तो ये अगर हम करें तो अपने आप क्या होगा, धीरे धीरे हमारी जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तनाव है, ये कम होते जाएंगे। साथ साथ क्या फायदा होगा कि हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, अहंकार है हमारा, बार बार गुस्सा आना, ईर्ष्या होना, जेलसी होना, हमारे लोभ हैं, अधिक पाने की लालसा है, ये विकार धीरे धीरे नेगेटिव इमोशंस कम होते जाते हैं और उसकी जगह पर क्षमा है, करुणा है, शांति है, स्नेह है, ये सारे पॉजिटिव इमोशन अपने आप हमारे अंदर जुड़ते जाते हैं और ये पॉजिटिव इमोशन हमें मन की प्रसन्नता की ओर ले जाते हैं। जो आनंद हमारा जो अचीव करना है गोल हमें लाइफ में, मन की प्रसन्नता वाला, जिसे हम कहते हैं सत्य चित्त आनंद, चित्त का सच्चा आनंद। और फिर ना कोई मेंटल हेल्थ के इश्यू रहेंगे, बस केवल प्रसन्नता ही प्रसन्नता हमारे जीवन में होगी। पर वो ओवरनाइट नहीं आएगी, ध्यान ये रखना है हमें। ये हमें योग को एक दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना है। कैसे बनाना है आगे आने वाले सत्रों में हम बात करेंगे, पर अभी ये समझ लें कि योग को हम अपनाकर जीवन का एक हिस्सा बना लें तो हम मन की प्रसन्नता को अचीव कर पाएंगे। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर लिव इन प्रेजेंट, ये छोटी सी बात है, कहना बहुत आसान है। अगर एक छोटी सी बात को हम सीख ले तो प्रसन्नता को कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बट योग के माध्यम से ये अचीव कर सकते हैं। ये आपने एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है। ये बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं बट उनको पता नहीं होता है कि कैसे करें ये। आपसे फिर एक बार जुड़ेंगे। अभी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं मिस्टर राजीव मिश्रा के साथ। राजीव जी। जी नमस्ते राजीव जी। नमस्ते। नमस्ते। तो मिस्टर राजीव मिश्रा 25 वर्षों से योग शिक्षण, प्रशिक्षण एंड प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उनका। 19 इयर्स से वे लाइफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोजेक्ट लाइफ जो राजकोट में है उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने 1800 से भी अधिक योग शिविर, प्रवचन एंड योग के बड़े बड़े कार्यक्रम का सफल संचालन किया है। वो प्रोजेक्ट लाइफ को प्रेजेंट करते हैं और इंडियन योग एसोसिएशन IYA गुजरात चैप्टर के एक कमिटी मेंबर के रूप में जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नमस्ते राजीव जी। नमस्ते। राजीव जी, आपके लिए भी हमारे पास क्वेश्चन है। हमारे पास दर्शकों ने बहुत सारे क्वेश्चन सेंड किए हुए हैं जिसके आंसर्स हम आप लोगों से चाहते हैं। तो ध्यान कब और कैसे करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। पहली बात तो ये है कि योगियों ने जो कहा कि ध्यान के लिए सबसे जो बेहतर समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त का, अर्थात सुबह में हम अगर ध्यान करें सूर्योदय से पहले तो अति उत्तम है। और कैसे करें, उसके लिए ध्यान की बहुत सारी जो विधियां हैं उसमें से सबसे सरल विधि है कि अपने ध्यान को श्वास प्रश्वास पर केंद्रित करते हुए जागरूकता पूर्वक हम उसे देखें, उसका अनुभव करें। तो इससे हमारा मन केंद्रित होगा, हमारा ध्यान केंद्रित होगा। इसके साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। थैंक यू। सर, आपने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान अगर हम करें तो बहुत अच्छा होता है, बट आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है उसमें अगर हम ये किसी से कहेंगे कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो और ध्यान करो तो 90% लोग अग्री नहीं करेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त तो सबसे बेस्ट है ही, इसके अलावा कौन सा टाइम ज्यादा बेहतर होता है इसके लिए? देखिए, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि सामान्यतया ध्यान जो है एक जागरूक अवस्था है, आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। और सुबह का समय जो है जब मन शांत रहे तब अगर आप ध्यान करें तो ज़्यादा बेहतर है। मन विचलित होगा और आप ध्यान करेंगे तो उसमें विचारों की जो श्रृंखला है वो बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए अधिकतर लोग मुझे ये कहते हैं कि ध्यान करते हैं लेकिन उनका मन कहीं टिकता नहीं है। और सुबह में इसलिए साइंटिस्ट ने या हमारे योगियों ने इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को चुना क्योंकि उस समय हमारी ब्रेन जो है उसकी अल्फा वेव्स की जो किरणें होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और उसमें ध्यान बहुत ही बेहतर तरीके से आप लगा सकते हैं।
अदरवाइज आप कहीं भी, अगर आपका मन स्थिर हो, कहीं भी आप बैठे, सुबह के समय में बैठे, शाम के समय में बैठे, तो जितनी देर आप चाहें 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, वो आपके अनुकूलता के हिसाब से ध्यान कर सकते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि जो सुबह का समय है वो ध्यान के लिए श्रेष्ठ है। दूसरी बात कि ध्यान के लिए ज़रूरी है कि आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अर्थात ध्यान है वो बहुत ही अंतिम अवस्था हमारी आती है। तो उसके पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम का अभ्यास करते हुए ध्यान का अगर आप अभ्यास करेंगे तो उसका आपको समुचित लाभ मिलेगा। कई लोग आते हैं कि केवल ध्यान करना है। मुझे लगता है कि ध्यान, सीधे ध्यान में बैठने की बजाय योग के जो अन्य अंग हैं, उन्हें हमें पूर्ण करते हुए ध्यान की तरफ बढ़ना चाहिए। तो उससे आपको ध्यान का विशेष लाभ प्राप्त होगा। यस, थैंक यू सर। और जैसे कि कमलेश जी ने बताया मेंटल हेल्थ एंड योगा के बारे में, तो उस बारे में आपका क्या कहना है कि ध्यान करने से क्या-क्या मानसिक लाभ हो सकते हैं? देखिए, अगर आज के समय की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लोगों के पास स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जायटी, साइकोसोमेटिक जितने भी डिजीज़ हैं, बहुत लोगों में बढ़ते जा रहे हैं। आज हर उम्र का, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे युवा हो, चाहे किशोर हो, चाहे वो वृद्ध हो, ऐसा कोई तबका नहीं है जिनके पास स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, एंग्जायटी नहीं है। सबसे पहली बात कि अगर ध्यान करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों से बहुत राहत मिलती है और बहुत सारे मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च हो चुके हैं जो इस बात को प्रूव करता है। अगर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, इससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम होता है। दूसरी बात कि आजकल लोगों में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यस, अगर आप ध्यान करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी और हमारे भीतर जो है वो एक सकारात्मक भाव जो है, जीवन के प्रति एक आशावादी जो भाव है, वो पैदा होगा। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि ध्यान आपके जीवन में भीतर से परिवर्तन लाता है। जिस शांति, प्रसन्नता, आनंद को हम बाहर की तरफ देखते हैं, अगर कोई अभ्यासी होगा, तो वो अपने भीतर इन चीज़ों को अनुभव कर सकेगा। तो ध्यान के बहुत सारे मानसिक लाभ हैं और एक बहुत ही विस्तृत विषय है, जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आजकल के भाग-दौड़ की ज़िंदगी में अगर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो उसके आपको बहुत ही ज़्यादा मानसिक लाभ प्राप्त होंगे। यस, थैंक यू सो मच। शैलेश जी, एक बार फिर से आपके साथ आते हैं। आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है और आपके आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे भी आते होंगे, बड़े भी आते हैं, बट बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट मेडिटेशन? देखो, ये जो सवाल है वो मेरे हिसाब से उन जागृत माता पिताओं का है कि जो अपने आने वाली नस्ल को, अपने आने वाले बच्चों को इस परंपरा में डालना चाहते हैं और उनको स्वस्थ व आनंदित देखना चाहते हैं। यस, इस सवाल का जवाब मेरे हिसाब से आचार्य जी भी एग्री करेंगे, जिस गुरु को आप पूछोगे ना, थोड़ा उसमें डिफरेंस आएगा, बदलाव यस, आएगा, क्योंकि सबका अपना एक खुद का अनुभव है। हम्म, लेकिन इसको मैं जोड़ूंगा अभी आप ही की एक बात से। हिनल जी ने अभी आप एक बात बताई थी आपने कि ओमकार गर्भावस्था में यस, माताएं अगर किए तो उनको, उनके बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। यस, यस, तो जो जागृत माता पिता हैं, जो अपने आने वाली नस्ल, अपने बच्चों को इस परंपरा में डालना चाहते हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि जब माताएं बहनें गर्भवती होती है ना, अगर उसी समय पे ध्यान की अवस्थाओं का, ध्यान की प्रक्रियाओं का अगर उपयोग किया जाए ना, तो तभी से बच्चों के, जिसे हम गर्भ संस्कार कहते हैं, गर्भ में जब यस, बच्चा होता है उस समय माताएं जो कुछ भी करती है बच्चों के ऊपर उसके जो इम्प्रेशंस है ना, गहरे होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि माताएं अगर गर्भावस्था में ध्यान का अगर थोड़ा सा उपयोग करें ना, तो उन बच्चों में है ना ये जो संस्कार है ना वो गर्भ से ही आएंगे। यस, दूसरी बात, जो छोटे बच्चे हैं 1-2 साल के, 4 साल के, जो ज्यादा कुछ समझते नहीं है ध्यान क्या है, गुरु क्या है,
उनको व्याख्याएं पता नहीं है। मैं उन माता पिताओं से अनुरोध करूंगा कि वो ध्यान करने बैठे, क्योंकि हमारे पूर्वज ये कहा करते थे, हमारे माता पिता यह कहा करते थे कि जो बच्चा समझता नहीं है, बहुत कुछ बोलता नहीं है, ऐसे जो इन्फांट छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो हमेशा अपने माता पिता का अनुकरण करते हैं। यस 2-3 यस साल के जो बच्चे हो उनको पता नहीं इसको ध्यान कहते हैं, आंखें बंद करना। बस आप उनके सामने बैठ जाओ ना, वहीं से उनकी ध्यान की शिक्षा शुरू हो जाएगी, और आगे चल के मुझे ऐसा लगता है कि वो गुरु के पास बैठ के गहरे ध्यान कर सकते हैं। कई सारे रिसर्च ऐसा कहते हैं कि एक बच्चा बड़े होते होते जब 7-8 साल की उम्र में पहुंचता है ना, तब वो सही मायनों में एक प्रेशर का, एक तनाव का, एक दबाव का अनुभव करता है। बहुत सारे माननीय गुरुजन यहाँ बैठे हैं, वो एग्री करेंगे मेरी बात के साथ के, है ना, ये एक उम्र ऐसी है जहां से बच्चों को योग का प्रशिक्षण, ध्यान का प्रशिक्षण देना चाहिए। क्योंकि एक बार प्रेशर आया, एक बार तनाव आया, उसके बाद उसको निकालना, आपने अपने सफेद कपड़े को गंदा किया फिर आप साफ कर रहे हो, बेटर ही उसको गंदा ही नहीं होने दे। सही बात है, सही बात है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, आई वॉन्ट टू टेल ईच एंड एवरी पेरेंट कि जिस अवस्था में इस वक्त आपका बच्चा है, जिस उम्र में आपका बच्चा इस वक्त है ना, अभी से शुरू कर दे बस। क्योंकि आने वाला समय, ऑफ कोर्स राजीव जी ने बताया, कमलेश जी ने बताया, आचार्य जी ने बताया, आने वाला समय में गड़बड़े, नकारात्मकताएं बहुत आने वाली हैं, और एक यही माध्यम है जो बच्चों को नकारात्मकता से बचा सकता है। यस यस। तो शायद इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछना चाहिए माता पिताओं को कि लेट में लेट हम कब शुरू करें। हाँ सही बात है, सही बात है। फ्रॉम माई साइड, गर्भ से लेके 1-2 साल, 3-4 साल, लेट बाय लेट 7 इयर्स का जब एज बच्चा हो जाता है ना, तब से डेफिनेटली उनको ध्यान परंपरा में लेना चाहिए। मैं एक योगा सेंटर में गई थी, तो वहां पे जो हमारे गुरु थे वो सारी माताओं को बोलते थे कि आप अपने बच्चों को अपने साथ लेकर आओ। तब सारी माताएं बोलती थी कि अरे अभी तो वो 1 साल के हैं, 1.5 साल के, उनको कैसे लेके आए। तो वो हमारे गुरु हमको कहते थे, आप 5 महीने के या 2 महीने के, या तो गर्भवती होते हुए आप रेस्टोरेंट में जा सकते हो, मूवी देखने जा सकते हो, तो योगा करने के लिए उनको साथ में क्यों नहीं ला सकते। वो आपको ऑब्जर्व करेंगे और अभी से उनको पता चलेगा कि हाँ ये कुछ होता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सब गर्भ से ही शुरू होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हम लोग मिलते हैं मिस्टर निलय से। निलय मेहता, स्वागत है आपका। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। निलय मेहता एक बहुत अच्छे योगी है। वेलकम निलय जी। नमस्कार। नमस्कार। सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। ये जो नकारात्मक सारे भाव जैसे आजकल बहुत सारे प्रोड्यूस होने लगे हैं, जैसे कि राजीव जी ने बताया, तो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो हर एक 10 में से 9 लोग इसके साथ से जुड़ रहे हैं और इसके साथ से लड़ रहे हैं। तो कैसे इनको दूर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन एंड योग? सबसे पहले तो प्रणाम, और आप सभी के दर्शन हो गए। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि हमारे जो ब्रह्म ऋषि है, जो योगी है, जो हमको जो ये दिया हुआ है ना, वो सही मायने में हम जितने उनको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करें उतना कम है। पहली बात तो क्योंकि ये सनातन देव संस्कृति है, प्राचीन भारत की मनीषा के आधार है। सबसे पहली बात, लाइफस्टाइल जो भी है हमारी, वो इतनी, किसी को भी पूछेंगे तो क्या बोले, मेरा हेक्टिक शेड्यूल है। बहुत प्रॉपर शब्द पकड़ के ले आए, हेक्टिक शेड्यूल है, टाइम नहीं है। वक्त ही बाबा नहीं मैंने बोला टाइम तो निकालो। है। वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। मैंने बोला टाइम तो निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, सदैव बहुत अच्छा बोल दिया गुरुजी ने, आचार्य बिरजू महाराज साहब ने, प्राण साधना। अगर मैं, जब तक मेरे सांस पे
उसको फोकस नहीं करूंगा, उसको फील नहीं करूंगा, तब तक पता कैसे चलेगा? क्योंकि ये अवस्था कहाँ जाके रुकती है उसको ऑब्जर्व करना है। तो आज हमारी जो इंद्रिया है उसमें सबसे चंचल इंद्रिय हमारी आंख है। आज कुछ भी करने से पहले मैं अगर आंख बंद करूंगा, गुजराती में एक भजन के बहुत अच्छे शब्द है कि तरताने भय होय छे डूबवानो, तरताने भय होय छे डूबवानो, डूबेल मानवी तो भव सागर तरी जवानो। डूबना इसका मीन्स के इन्वॉल्व हो जाना, फुल इन्वॉल्व। अगर मुझे पता है कि स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी दूर करना है, तो मुझे फील करना है कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो उसको ओवरकम करके दूर करो। एक्चुअली प्रॉब्लम्स कहाँ आती है कि इंसान जब थॉट्स में डूब जाता है, उसके भंवर में थॉट्स के, तो उसको वही जो नेगेटिव थॉट्स आता है उसको पॉजिटिव थॉट्स लाके उसको ओवरकम करके दूर कर देना है। लेकिन उसके लिए उसको स्टेडी बैठना पड़ेगा, क्योंकि शरीर स्थिर होगा तभी मन स्थिर होगा, और मन स्थिर होगा तभी जाके विचारों की गति थमेगी, रुकेगी, और उसके बाद ही बॉडी में आपको अच्छा सुकून, सच्चे सुख, शांति और आनंद की अनुभूति स्थिरता में ही है। तो अगर एंजाइटी, डिप्रेशन और ये दूर करना है तो आपको पहले स्थिर होना पड़ेगा, उसके बाद सच्चे सुख, शांति और आनंद की अनुभूति की। और एक आखिरी बात बोल दूं, मेरे गुरुजी बहुत अच्छा कहते थे। मेरे गुरुजी पूज्य मनु एरे जी महाराज, जिसको आज मैं दिल से याद कर रहा हूँ, ब्रह्मलीन मनु एरे जी महाराज जी को 1936 से उनका आश्रम था, जो बिरजू सर जिनके उनके फैमिली से बिलोंग करते, उनको भी प्रणाम, बिरजू आचार्य महाराज जी को। वो एक बहुत अच्छी कहते हैं कि हे साधक तू अनुभव कर। ये देखो, ये शब्द की गरिमा देखो आप, ये क्या बोलते थे गुरु जी के, हे साधक तू अनुभव कर, छाती के बीचों बीच अनहत का क्षेत्र, अनहत का क्षेत्र, छाती के बीचों बीच ब्रह्म तेज का सूर्योदय, ब्रह्म तेज का सूर्योदय, ब्रह्म तेज के सूर्योदय की तपाग्नि में सभी दोष स्वीकार खत्म होंगे, भस्म होंगे, समाप्त होंगे, अंतकरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा, अनुकंपाएं बरसेगी, दिव्यता आएगी, पवित्रता आएगी। खाली इतना, खाली मैं जब सुनता था ना बिरजू सर के मुंह से भी, तो ऐसा सोचता था कि बस सब कुछ मिल गया। तो यानी गुरु का भी महत्व इतना है, और कहाँ जाके हमको क्या सीखना है वो भी जरूरी है। यस, थैंक यू सो मच। निलय मेहता जी की एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि वो गुजराती भाषा को हमेशा ही प्रमोट करना चाहते हैं। वो उनको हमेशा ही लगता है कि हमें गुजराती भाषा के साथ जुड़े रहना चाहिए। हम गुजरात चैप्टर को प्रेजेंट करते हैं, तो हमेशा ही हमें गुजराती भाषा के साथ जुड़ना चाहिए। तो हमेशा ही उनके हर एक टॉपिक में, हर एक आंसर में गुजराती की कोई छोटी सी कहावत या गुजराती की छोटी सी पोएम बोलते हैं ना जिसको, वो आ ही जाती है। और ये आपकी सबसे अच्छी बात है। बट हम लोग चाहते हैं कि इंडिया के सभी लोग इसको देखें, इसलिए हम लोग हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। बट आपकी ये मुझे बात सबसे अच्छी लगती है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, और सबको अभी स्ट्रेस, एंजाइटी के साथ कैसे लड़ना है वो अच्छे से समझ में आएगा। आपने बताया कि स्थिर रहना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। अगर हमारा हाथ ही स्थिर नहीं है, हम हाथ हिलाते रहते हैं और फिर सुई हाथ में पकड़ के उसमें धागा डालने की कोशिश करेंगे, तो वो कैसे होगा? अगर हाथ स्थिर होगा तभी हमारी सुई स्थिर रहेगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं प्रियांक पंचाल से। वेलकम मिस्टर प्रियांक। नमस्ते। Mr. Priyank Panchal has done BSc in Ashtanga Yoga and he is Indian Yoga Association Gujarat chapter के committee member है। So Priyank, what is the true perspective of asanas in Patanjali Yoga Sutra? बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि आजकल आसन ही सब कुछ है, आसन ही योग है, एक ऐसा काल चल रहा है। पर जब हम ऑथेंटिकली देखे तो पतंजलि ऋषि जी ने 196 सूत्र दिए हैं। उसमें से सिर्फ 4 सूत्र ही ऐसे हैं जिसमें उन्होंने आसन शब्द का वर्णन किया है। उसमें से एक में तो सिर्फ यम नियम आसन प्राणायाम करके सिर्फ व्याख्या दी है, मतलब उसके नाम दिए कि ये अष्ट अंग है उनके। बाकी के जो तीन जो दिए हैं उन्होंने,
वो आसन के जो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने प्योरली बताया है। पहले आसन क्या है वो कहा है, उसके बाद उसका मेथोडोलॉजी बताया है, और उसके बाद उसके बेनिफिट बताया है। तो पतंजलि ऋषि ने पहले ही समझा दिया कि स्थिरम सुखम आसनम, मतलब कि स्टेट ऑफ बीइंग वेयर यू हैव स्थिरता एंड सुखता, मतलब कि आपकी स्टेबिलिटी और इजी मतलब हेल्थीनेस कहाँ होती है आपकी, वही आसन हो सकता है। पर आजकल हो क्या रहा है कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा सिर्फ एक आसन का, कि पश्चिम उत्तानासन अगर मान लो हम करते हैं, तो अगर सीधी बात है कि पहली बार अगर हम कर रहे हैं तो ठीक से नहीं होगा, धीरे धीरे अभ्यास से ही आगे ठीक से होगा वो। तो हम इतना उसका पुल करते हैं, पुश करते हैं, पुश इतना करते हैं कि जो आसन को जो हमको इजीनेस मिलनी चाहिए, जो स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, वो मिलती नहीं है। फिर दूसरे तीसरे दिन हमको कमर दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, तो फिर वापस ब्रेक लेना पड़ता है। तो ये जो पतंजलि ऋषि जी ने बताया है आसन की व्याख्या के मुताबिक, उस तरह की हमारी वो प्रैक्टिस होती नहीं है। उसके बाद बहुत अच्छा उन्होंने मेथोडोलॉजी भी कहा है कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य मतलब आपको एफर्ट भी लगाना है और रिलैक्सेशन भी, एफर्टलेस एफर्ट मतलब अभ्यास और वैराग्य। जैसे हम कुछ गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, एक्सीलेटर एंड ब्रेक। तो जब हम इस तरह अभ्यास करते हैं तभी जाके कुछ बेनिफिट्स जो आसन के हैं वो हमें मिलेंगे। पर आजकल क्या हो रहा है, आसन के बाद आसन, एक आसन दूसरा आसन तीसरा चौथा, तो एक ही सेशन में हम 50 से 60 आसन कभी कभी तो कर लेते हैं। तो उसमें बीच में कहीं भी हमको शवासन या रिलैक्सेशन का टाइम वो और मिले तो भी बहुत कम मिलता है। तो वो इस तरह से हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है, स्टेडीनेस बढ़ानी है, स्थिरता बढ़ानी है। Yes. तो क्या बेनिफिट उसके मिलेंगे, तो ततो द्वंद्व अनभिघात है। तो अगर हम इस तरह से आसन की प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आसन की प्रैक्टिस करें हम, तो हम जो ड्यूअलिटी जो है उससे हम परे हो जाएंगे। जैसे ये पूरी जो सृष्टि है वो बाइपोलर सिस्टम से जुड़ी हुई, जैसे ठंडी है, गर्मी है, ठीक है, ताप है, फिर छांव है, सत्य है, असत्य है, सूर्य चंद्र। तो इस तरह से ड्यूअलिटी हमारे माइंड पे भी आती है कि हमें ये करना है, वो करना है, ये करना है, नहीं करना है, या ये करना है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हमारे मन में भी आते हैं। पर जब हम स्टेबल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, और तब हम हेल्दी भी होते हैं, मतलब जो विवेक बुद्धि जो हमें योग के अंदर कहा, विवेक बुद्धि हमारी टॉच लेवल पे होती है, तब हम सही निर्णय ले पाते हैं। तो हम खुद को सही तरह से ट्रांसेंडेंस या फिर ट्रांसफॉर्मेशन खुद का कर पाते हैं। एक्चुअली योग इसलिए है, हमें सिर्फ फिजिकल लेवल पे मतलब कि हमारे स्थूल शरीर तक नहीं रहना है, हमें उससे भी आगे बढ़ना है और कॉजल बॉडी में यानी कि कारण शरीर तक हमें पहुंचना है। तो यही मैं इतना कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। तो अभी हम आगे चलते हैं अपने दूसरे योगा गुरु के पास, जिल पटेल। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि जिल इज अ वेरी यंग गर्ल, एक छोटी उम्र में शी इज अ फाउंडर ऑफ अभी योग, and it's actually really good thing. She has done MSc in Ashtang Yoga, and she is a coordinator of IAYT and IYAGC की कमेटी मेंबर है। इतनी छोटी उम्र में आपने बहुत सारे अचीवमेंट योग की फील्ड में किए हैं जिल। आई वेलकम यू, नमस्ते। ओके जिल, तो आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए प्लीज कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम। तो जैसे कि बताया राजीव जी ने कि वो ब्रह्म मुहूर्त इज द बेस्ट टाइम टू मेडिटेशन। सो आपके अकॉर्डिंग ब्रह्म मुहूर्त के अलावा और कौन सा बेस्ट टाइम है टू मेडिटेशन? वैसे तो हमारे गुरु जी ने बताया कि आप कोई भी काम करते हैं तो पूरे दिन ध्यान लगा के करना है, यानी आपको 24 घंटे योग करना है। yes, पर yes. हम जैसे देखें तो हमारे शास्त्र में त्रिकाल संध्या
का महत्व बहुत बताया है कि तो मैं उस तरीके से आपको बताऊंगी कि भाई ध्यान और त्रिकाल संध्या का हम क्या उसका कनेक्शन है और क्यों। तो जैसे त्रिकाल संध्या में हमें हमारे शास्त्र में 3 काल है, मतलब 3 टाइम दिए हैं। एक तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम दिया है, बाकी जो 12 बजे का जो टाइम है वो है, और जब संध्या यानी इवनिंग होता है, जब सनसेट होता है तब, ये 3 टाइम आप त्रिकाल संध्या जिसको बोलते हैं। तो उस टाइम पे मेडिटेशन करना है। हम जैसे हम घर में भी कैसे सुबह भी हम जब पूजा करते हैं और शाम को, तो वो संध्या त्रिकाल संध्या के टाइम पे ही करते हैं, yes, पर हमको yes. एक्चुअली पता नहीं है। सो दैट उस टाइम पे क्या होता है कि जब आप त्रिकाल संध्या में ध्यान करते हैं, तो जैसे प्रियांक जी ने बताया कि एफर्टलेस, आपको कोई एफर्ट लगाना ही नहीं है। आप जब उस टाइम पे ध्यान करते हो तो आपका जो प्राण है वो बिल्कुल बैलेंस रहता है, संतुलन में आ जाता है। ठ और ठ जिसको हम ईड़ा और पिंगला कहते हैं, इसका संतुलन होता है, और सुषुम्ना नाड़ी वो जागृत होती है उस टाइम पे। तो अपने आप विदिन, जैसे हमारा जो थीम है कि हीलिंग इज विदिन, योग इज वे, तो हम दोनों को साथ में लेके वो जो ध्यान है, तो उस टाइम पे वो चीज होती है, और हमारी जो एनर्जी है वो एक अलाइन में आ जाती है। तो हम बस उस टाइम पे सिर्फ बैठ के आंखें बंद करके सिर्फ ओमकार करते हैं, या फिर अपने आज्ञा चक्र पर फोकस करते हैं, तो अपने आप सारी एनर्जी प्राण अलाइन हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है, त्रयंबक का ये अपने पतंजलि मुनि ने बताया है, त्रयंबकत्र संयमन, यानी ध्यान, धारणा और समाधि तीनों का संयम हो जाता है। तो यहाँ हम देखें तो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना तीनों का संयम होता है। तो उस वक्त आप कोई भी चीज करें या ना करें, या फिर आप उस टाइम पे कुछ भी काम कर रहे हैं, तो विधि तो वो ध्यान हो ही रहा है, पर हमें सिर्फ उसको जागृत अवस्था में लाना है, साक्षी भाव से देखना है। तो आप उस तरीके से भी त्रिकाल संध्या में ध्यान कर सकते हो। थैंक यू सो मच जिल। सो ये क्वेश्चन एक्चुअली आज की जो लाइफ है, मॉडर्न लाइफ, जिसमें बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं, उन सब के लिए ये क्वेश्चन बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे ऐसे कि मेडिटेशन कब करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जैसे बताया उन्होंने। बट इसके अलावा जैसे कुछ लोग वर्किंग है, कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट भी होती है आजकल, तो अपनी शिफ्ट के हिसाब से वो लोग कैसे एडजस्ट करें। बट आपने बहुत अच्छा बताया कि ग्रंथों में त्रिकाल संध्या यानी कि दिन में 3 बार बताया गया है, 3 में से कोई एक टाइम एडजस्ट करके आप मेडिटेशन डेफिनेटली कर सकते हो। थैंक यू जिल, थैंक यू सो मच। आपके साथ फिर से एक बार जुड़ेंगे। अभी हम लोग जुड़ते हैं शांति जी के साथ। नमस्ते शांति जी। नमस्ते। Shanti ji is a yoga professional, yoga therapist, and she is a member of Indian Yoga Association and IAYT. शांति जी, आपसे एक क्वेश्चन हमारा ये है कि what is healing and what is the role of yoga in healing? To start with, my humble pranams to our Reverend Guru and respect to one and all. I'm happy to be with you all on this International Day of Yoga, celebrating the significance of yoga, experiencing and practicing, and as well those connecting with those people who are aspiring yoga. Coming to healing, just take a moment. Imagine yourself, close your eyes and imagine yourself a moment, an hour or a day wherein you are free from pain and sorrow. You experiencing ease in the body, joyfulness, peace, and you are surrounded with people who are loving and compassionate. Isn't it a beautiful moment? Yes. We are all blessed with such experience, to experience that higher state of consciousness. Everybody is endowed with that power. So, but it is our desire towards these worldly things that we are suffering. We human beings are suffering with this pain and sorrow. It is all starting with the thought process in the mind. Upanishad says, and our beloved Guru says always this: Man eva manushyanam karanam bandha mokshayoga bandhaya vishya saktam mukter nirvishayam smrutam. It is the mind that is causing all these problems, and it is the same mind, when controlled, all its modifications becomes a beautiful tool
to free ourselves from this pain and sorrow. So when leading one towards healing, the process of healing and process of purification and a balanced state of mind. Therefore, the healing is a state of becoming healthy again, and a balanced state of mind is achieved through healing. We all have this power to heal within us, the power to heal within us. Like our ancient seer says, I quote, we all are, Lord helps those who help themselves. And he has given us the power of will, concentration, faith, common sense. We have to apply these tools that we are bestowed with and free ourselves from pain and sorrow, leading to a perfect state of mind. So healing begins within us by applying these tools. And the role of yoga in the process of healing, to come to that, as explained by Reverend Gurus and all co-friends here, they have already mentioned the significance of yoga and Ashtanga yoga. Yoga is union, and Ashtanga yoga is a path, a technique, like Asar says, it's an operating system which helps us to achieve that highest goal of the union with the higher self, the individual self with the higher self. So there is an ecosystem within us, and we are in an ecosystem. By practicing Yam Niyam brings a balance between this ecosystem, which is both internal and external. The Ashtanga Yoga, that is Yam Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, Samadhi, this pad, 8 limbs of Ashtanga Yoga. So Yam Niyam helps us to bring that balance between both ecosystems. Asan, like mentioned by Sage Patanjali, Sthiram Sukham Asanam. So to have that stability, when we consciously bring our body into a particular posture and align, there is an alignment and a free flow of energy in the system. When there's a free flow of energy, there is no scope for disease or pain. We automatically gain health, right? And state of happiness. And Asan helps, has the potential in it to make us think differently and experience life better, think in a positive way. So Asan has that potential in it to align the energy of inner and the outer system. But for the Sthiram, we need the mind to be stable. For that comes the significance of prana. Pranayama is the control of the vital energy, the intelligent energy, wherein the karmic impressions are imprinted in it. So the flow of prana within each one of us is unique and different. So when once we gain this control over this prana, we will be able to experience this energy as well. There is healing happens within, and more precisely the psychological. One is freed from psychological problems when we have gained over this prana, and its basic manifestations are Panchavayus. So yoga has in depth discussed about the Panchavayus within the body. So that is prana. Definitely. Yeah. So once we get that control over the pranayama and mind is stable, so the process of when the mind is stable, it's conducive for dharana, and on consistent practice of one-pointed concentration, dhyana happens, wherein healing happens. We have seen the immense benefits of dhyana. Reverend Gurus are all explained in detail. So on continuous process and practicing dhyana regularly, it leads towards a peaceful state of mind. Yes, आपने तो जो हमारा पूरा टॉपिक है उसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से. थैंक यू सो मच शांति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत जल्दी हम फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ जुड़ेंगे. थैंक यू सो मच. अभी हम लोग बात करते हैं आदि योगी आदित्य प्रकाश जी से. प्लीज अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए. आदित्य प्रकाश शर्मा जी. आदित्य प्रकाश शर्मा जी. चलो तब तक हम जुड़ते हैं डॉक्टर रितेश पटेल से. वेलकम डॉक्टर रितेश पटेल. नमस्ते. जय गुरुदेव. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते सभी को मेरा नमस्कार. डॉक्टर रितेश पटेल जी उन्होंने एमएससी किया है योग थेरेपी में एंड ही इज अ फाउंडर ऑफ लाइफ स्प्रिंग योगा इंस्टीट्यूट सिंस 2008 जो वडोदरा में है.
and he's affiliated to S. Vyasa Bangalore for teachers training course. Very good. So मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी कि can yoga practice as a therapy cut down the healthcare cost? आपका थेरेपी में बहुत अच्छा नॉलेज है, तो थेरेपी के जैसा ही कुछ क्वेश्चन है, तो मैं आपसे इसका आंसर एक्सपेक्ट करती हूँ सर। जी, तो अगर हम योगा को थेरेपी कुछ देर के लिए थेरेपी शब्द को अलग कर दें, केवल हम योग को एक जीवन पद्धति के तौर पर भी लें, तो भी यह बात बड़े स्पष्ट रूप से सामने आती है कि वह हमारी जो आज की हेल्थ केयर कॉस्ट है, पूरे दुनिया के बड़े-बड़े देश, चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो या अंडर डेवलप्ड हो, सबका हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ता जा रहा है बिकॉज़ ऑफ टुडेज़ लाइफस्टाइल। यस, तो यस। बहुत सारे देशों में छोटे-छोटे हिस्सों में और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके जो अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं, उनके जो अपने रिसर्चर्स हैं, उनसे बात निकल कर सामने आती है कि निश्चित ही अगर हमारी जीवन पद्धति में योग आ जाता है, तो हम अपनी हेल्थ केयर कॉस्ट को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं एक ही सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मोटापा। तो पहला तो मोटापा आने की कॉस्ट देखें अगर हम ज़्यादातर जो कारण है मोटापे का, वो हमारी पुअर लाइफ़स्टाइल है। तो अगर हमारे खाने-पीने की जो चॉइस है, वो ठीक नहीं है और हम अगर फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं, तो ये 2 जो कारण हैं, इनके कारण जो वज़न बढ़ता है, उसी में हम कितनी सारी कॉस्ट डाल देते हैं। तो एक तो वो बात हो गई, उसके बाद में मोटापे के बाद में जो रोग आते हैं, तो रोग जब आते हैं उनका प्राइमरी मैनेजमेंट मतलब वज़न कम करने के लिए जब हम जाते हैं, तो उसमें जो कॉस्ट लगती है और फिर उसके बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ब्लड प्रेशर, शुगर और भी, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर उनसे होने वाली और भी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशन, शुगर के कॉम्प्लिकेशन, तो उनकी का कॉस्ट। तो आप देखें कि वज़न बढ़ने से लेकर और उनके जो अ, लास्ट के स्टेजेज़ हैं, जहाँ पर और भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, उन सब की अगर हेल्थ केयर कॉस्ट कॉस्ट को इकट्ठा कर दें, तो उस तरह से हम हेल्थ केयर कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब उसके अगेंस्ट हम योग को लाते हैं। तो एक व्यक्ति बचपन से अगर योग करना शुरू करता है, तो जैसे कि हमको पता है कि अगर हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, आसन का बचपन से लेकर आसन, प्राणायाम और ध्यान या यम-नियम या जितना भी हमको अभ्यास में हमारे आप आता है, तो हमारे अंदर विवेक का विकास होता है। हम हमारी चॉइसेस अच्छी हो जाती हैं। बचपन से ही अगर हम योग कर रहे हैं, तो निश्चित ही हमको पता है कि हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, एक्टिव रहना है या नहीं रहना है। तो वो जो मोटापा आने की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। हम मोटे नहीं होंगे तो मोटा होने को मोटापा कम करने के लिए जो हम तरह-तरह के उपाय करते हैं, कितना पैसा सारा पैसा खर्च करते हैं वो बच जाएगा और उसके सारे ये एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। जिससे ये बहुत ही स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है कि ऐसा किया जा सकता है। हार्वर्ड में जो मेडिकल स्कूल है वहाँ पर एक रिसर्च हुआ जिससे मालूम पड़ा कि केवल जो वो जिसको योगा के नाम पर वो माइंड बॉडी प्रैक्टिस कहते हैं, तो वो माइंड बॉडी प्रैक्टिस के कारण जो ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस है उसमें 43% की हेल्थ केयर कॉस्ट जो है कम हुई। इसके अलावा भी एक कैवल धाम में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी मैंने 3-4 साल पहले, तो उसमें स्वीडन से एक मिस्टर बाल बोरान करके व्यक्ति आए थे। तो ही वाज़ टेलिंग कि हम पहले अपने जो योगा इंस्टीट्यूट्स थे वहाँ के कंट्री के वो उनके कुछ अच्छे अनुभव थे, तो दे यूज्ड टू गो टू द अ गवर्नमेंट स्वीडन गवर्नमेंट कि आप योगा को शामिल कीजिए क्योंकि इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। जो हमारी हेल्थ स्कीम है उसमें ऐड कीजिए उसको। तो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे, दिस इज़ द एक्सपीरियंस ही वाज़ टेलिंग। So he told कि the politician he said कि you people come to me again and again and you ask me to implement your things in the scheme, national health scheme. So let us do one thing, let us do some researches. No, एक बार हम रिसर्च कर लेते हैं, कुछ डिसीजन ले लेते हैं और योग का काम करके देख लेते हैं। अगर वो प्रूफ अच्छे आते हैं या रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो हम उसको डेफिनेटली आपके लिए नहीं, हम पूरे कंट्री के पूरी पॉपुलेशन के लिए उसको हेल्थ जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसका हिस्सा बना देंगे। एंड ही वाज टेलिंग दैट कि रिजल्ट्स आए और उन्होंने योग को अपनी नेशनल हेल्थ पॉलिसी में ले लिया। तो आज के समय में हम देखिए कितनी हम आयुष्मान योजना और तरह-तरह की इंश्योरेंस की कॉस्ट कितनी बढ़ती जा रही है। ये अगर हम इसको एक एक बार बड़ा पक्का करके गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर अगर हम इसको अपनी हेल्थ पॉलिसी में ले आते हैं, तो निश्चित ही बहुत बड़ा समाज का और मानव का भला होगा। थैंक यू वेरी Yes. मच।
थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन, मतलब उनके दिमाग में ऐसा होता है कि योग करेंगे तो इतना पैसा जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, बट वही जब हम अपनी हेल्थ खराब करने के पीछे बाहर का खाना खा के वहां पे वेस्ट करते हैं, तब हम लोग नहीं सोचते हैं। बट आपने ये बता के पूरा कैलकुलेशन बता के आपने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया है योग करने के लिए। थैंक यू सो मच रितेश जी। फिर से एक बार हम जुड़ते हैं आचार्य जी से। आचार्य बिरजू महाराज जी, तो जैसे कि बताया कि योग थेरेपी अभी हम बात कर रहे थे, तो हार्मोनल इम्बैलेंस एक आज के टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो योग से या तो मेडिटेशन से हम हार्मोनल इम्बैलेंसेस को कैसे रोक सकते हैं, अपने हार्मोन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच हिनल, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही उपयोगी भी रहेगा हमारे आज के लिसनर्स को, क्योंकि हार्मोन का मतलब ही होता है आई स्टिम्युलेट। हार्मोन का जो जो हिंदी इंग्लिश संस्करण है वो आई स्टिम्युलेट होता है। हार्मोन मैं स्टिम्युलेट करता हूँ, राइट। तो ये आपके खुद के अंदर आपके फिजियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा विज्ञानमय कोश की एक ऐसी प्रवृत्ति है जो आपके पूरे आपके हाथ में हो सकती है। अगर आपका मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश, आपका तीन कोश आपके ग्रास्प में हो, आपके हाथ में हो, तो आसन के द्वारा आप अपने अन्नमय कोश को ठीक रखो, प्राणायाम के द्वारा प्राणमय कोश को, और प्रत्याहार और धारणा के द्वारा मनोमय कोश को आप अगर ठीक रखते हो तो विज्ञानमय कोश अपने आप ठीक हो जाता है। हार्मोन्स अपने आप सिक्रेट होने लगते हैं। और हार्मोन्स में भी आप देखो कि दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, एक एनाबॉलिक हार्मोन और एक कैटाबॉलिक हार्मोन। जो एनाबॉलिक हार्मोन है वो हमारे शरीर के अंदर एनाबॉलिज्म लाता है, मतलब वो क्षय करता है, और जो कैटाबॉलिक हार्मोन है वो अपचय करता है। तो ये जब बैलेंस आता है तो दोनों क्षय और अचय अपचय के हार्मोन जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। और वो बैलेंस कब होते हैं? जब आपके अंदर मानसिक, शारीरिक और चैतिक रूप से शांति हो, स्थिरता हो, एकता हो। अब अगर आपका शरीर कुछ और कर रहा है और आपका माइंड कुछ और सोच रहा है और आपकी परिस्थिति कुछ और मांग रही है, और आप ऐसी परिस्थिति में जीते हो, तो वहां समत्व नहीं आएगा। तो या तो कैटाबॉलिक हार्मोन बढ़ जाएंगे या तो एनाबॉलिक बढ़ जाएंगे। कैटाबॉलिक बढ़ेंगे तो आपके शरीर के जो सेल्स अच्छे हैं वो भी मर जाएंगे, आपके अच्छे हार्मोन्स भी क्षीण हो जाएंगे, राइट। और अगर एनाबॉलिक बढ़ गई तो आपका वजन बढ़ जाएगा, आपका खाना भी बढ़ जाएगा, यस, राइट। सो हमें सब कुछ बैलेंस करना है। और ये हमारे जीवन में हर एक 7 साल के एक स्टेज में हार्मोन चेंज होते हैं, राइट। तो हमें क्यों लगातार योग करना है कि जब एक स्थिति में से दूसरी स्थिति में जाते हैं तब जो हार्मोन चेंज होते हैं वो एब्रप्टली ना हो, एक अच्छे से प्रोग्राम के तहत धीरे धीरे हो, और जिसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पर, मन पर और हमारी बायोकेमिस्ट्री पर ज्यादा नेगेटिव ना बने। इसके लिए हमें समत्व की प्राप्ति हमेशा करके रखनी है। जो कृष्ण भगवान ने कहा है, समत्वम योग उच्यते, राइट। और जब हार्मोन कम होंगे, आई स्टिमुलेट मतलब आपको खुद को योग में छोड़ देना, तो योग उसको स्टिमुलेट करेगा। जब तक कर्तु भाव से करोगे, कृष्ण बोलते हैं, जब तक कर्तु भाव से करोगे तो आपको योग नहीं होगा। अकर्तु भाव में आ जाओ, आप योग को सौंप दो कि दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योग, तो मैं योग को समर्पित करता हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मेरा योग जी जो है वो मेरे हार्मोन्स को संभाल लेगा। तो आपको करना क्या है? 1 घंटा बराबर मन लगाकर, कम से कम 1 घंटा, मैं तो पूरे दिन करने को बोलता हूँ, लेकिन कम से कम 1 घंटा आप मन लगा के योग को, अपने जीवन को का समर्पण दे दो, राइट। और उसको समर्पित कर दोगे तो पूरे शरीर का हार्मोन जो है वो अच्छी तरह से प्रोग्राम हो जाएंगे, और हर 2-2 घंटे में वो जो उसकी जिस हार्मोन की जरूरत है वो अपने आप सिक्रेट होने लगेंगे। जैसे हम बताते हैं कि कंप्यूटर में हमने अगर प्रोग्राम डाल दिया है तो वो टाइम से एग्जीक्यूट करता रहता है। जैसे जूम मीटिंग है, आपने सब जूम मीटिंग को एक साथ शेड्यूल कर दिया तो अपने आप चलती रहेगी, राइट।
इसी तरह से हमारे शरीर में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमारा जो सहस्त्र और आज्ञा चक्र जो है वो दोनों एक साथ में ट्यून होते हैं, तब प्रोग्रामिंग होता है। और ये प्रोग्रामिंग आपके योग के द्वारा आप योग के ऊपर सौंप देते हो कि भाई अब योग करेगा वो सही करेगा, राइट। तो योग से क्या होता है, तो एक साक्षी भाव क्रिएट होता है, और एक साक्षी भाव में जब आते हैं तब कर्तु भाव निकल जाता है, तो वियोग एवं योग प्राप्त होता है, राइट। तो आपको जो आपके शरीर के अंदर जो मल है, वो आवरण है जो हार्मोन्स को सिक्रेट नहीं करा रहे हैं, जेनेटिक एपिजेनेटिक जो आवरण है वो हट जाते हैं। प्रोग्राम योग की ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराती है जिसकी जरूरत है, और तभी हार्मोन्स अच्छी तरह से सिक्रेट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल, खाने के 2 घंटे बाद इंसुलिन हमें पीक पे चाहिए होता है, राइट। क्यों 2 ही घंटे, राइट। हमने अभी कभी सोचा नहीं है कि क्यों 2 घंटे, पर ये 2 घंटे ही जो है एक साइकिल में से दूसरी साइकिल में, एक चक्र में से दूसरे चक्र में प्रोग्राम शिफ्ट होता है, राइट। मणिपुर में से वो स्वादिष्ठान में जाता है, राइट। तो स्वादिष्ठान में जाता है तब रस जो है, जो हमारा पाचन होने के बाद में जो रस एकत्रीकरण हुआ, तो उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा। तो उस समय हमें इंसुलिन की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा ग्लूकोज कितना एब्जॉर्ब होगा, हमारे कौन सी एनर्जी के माध्यम जो है खाने में न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे एब्जॉर्ब होंगे, वो सब जो है वो आपके स्वादिष्ठान चक्र के अंदर जाकर ही वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें रोज सुबह योग करके हमारे प्रोग्राम को सेट करना चाहिए। और ऐसा कहा गया है कि कर्मा अशुक्ला कृष्णा योगी नाम त्रिविध इतरेशम। तो ऐसा नहीं है कि सबको ये भगवान ने दे दिया है, गिफ्ट दे दिया है तो सबका चलता ही रहेगा, हार्मोन्स बनते ही रहेंगे। वो हार्मोन्स जो है वो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, क्योंकि हमारी परिस्थितियां बदलती है, स्ट्रेस लेवल बदलता है, मानसिक स्थितियां बदलती है, हमारा प्राणमय मनोमय कोश बदलता है, राइट। तो हमें योग करके ये कृष्ण अकृष्ण अशुक्ल अकृष्ण, राइट, ऐसा हमें कर देना है कि भाई हम एक बार बॉडी को प्रोग्राम दे दिया तो वो फिर पूरा दिन अपने आप ही चलता रहेगा, वो जो है योगी की तरह अपने आप को बैलेंस में रख लेगा, राइट। सो हमें सिर्फ न योगी बनने का प्रयत्न करना है, पर अकर्तु भाव से योगमय जीवन को योगमय बना देना है, अकर्तु भाव से। मैं करता हूँ करूंगा तो कभी योग नहीं होगा। योग करने के लिए आपको गुरु को समर्पित होके आपके योग के प्रति समर्पण देकर आपको अपने आप को सौंप देना पड़ेगा कि नाउ माय लाइफ इज इन द हैंड ऑफ माय गुरु एंड द विद्या द ज्ञान ऑफ योगा, राइट। तो योग का जो प्रोग्राम है उसको समर्पित हो जाओ और उसको कॉन्शियस लेवल पे ला दो कि जैसे हमारा जीवन सबकॉन्शियस चलता था, वैसे अब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के कोऑर्डिनेशन से चले, राइट। और वो समत्व प्राप्त हो। अब अगर सबकॉन्शियस अकेला चलेगा और कॉन्शियस में वो अप्लाई नहीं होगा तो आपके कर्म नहीं सुधरेंगे, और अगर आपके कर्म खराब है, कॉन्शियस के कर्म खराब है, तो सबकॉन्शियस नहीं ठीक से काम करेगा। सो व्हाट यू हैव टू ब्रिंग द बैलेंस इज बिटवीन द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। तो जब समत्व ये लेवल पे आता है तब जाके मन पूरा काबू में आता है और आपका जीवन योग में बन जाता है। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई डिजीज नहीं होगा, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि आपके शरीर के अंदर पांचों 5 जो कोष हैं वो अपने सुचारू रूप से समत्व प्राप्त करके एक दूसरे के बैलेंस में काम करेंगे, राइट। यस थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो मतलब हमें योग पे पूरा विश्वास रखना है, कोई भी डाउट नहीं करना है, पूरा विश्वास करके योग करना है तो योग सब ठीक करेगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मल्टी टैलेंटेड होना एक प्राउड की बात है, बट जैसा कि आपने बताया कि हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, हमारा बॉडी कुछ और कर रहा है, तो वो हार्मोन को और भी इम्बैलेंस करता है। तो मल्टी टैलेंटेड होने की जगह पे हम जो काम करें उस पर पूरा ध्यान लगाए तो ज्यादा बेहतर है। Great, perfect. Yes, sir. Thank you so much, sir. तो अभी फिर से हम एक बार हमारी जो यंगेस्ट योगा गुरु है उसके साथ जाते हैं, जिल। जिल, मेरे पास आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि जो भोगी होते हैं, भोगी से योगी कैसे बने?
ओके, हाउ ये टू सबसे इवॉल्व, अपने आप को Yes. भोगी में से योगी में के लिए इवॉल्व कैसे करें? हाँ, ये सबसे मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा कि हम सब योगा करते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि हम योगी हो गए हैं या योगी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि भोगी का मतलब यही होता है कि हर चीज में भोग आपको जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे इसकी डिजायर है, मुझे इसकी नीड है, मुझे इसकी ग्रीड है, तो ये तीनों जो शब्द है ना वो एक वृत्ति भाव से जुड़े हैं। क्योंकि वो जब तक आप वो मिलेगा नहीं तब तक आप उसके पीछे भागोगे। जैसे मुझे आज मेरे पास अल्टो है पर मुझे चाहिए कोई लग्जरियस कार, तो मुझे उसके पीछे भागना पड़ेगा क्योंकि उसमें मेरा संतोष भाव नहीं है। तो फिर वहीं से ही आपकी वृत्तियां शुरू हो जाती है कि प्रवृत्ति, वो वृत्ति के पीछे पीछे आप प्रवृत्ति को बिगाड़ रहे हो अपनी, तो वो फिर असंतोष आता है, फिर अस्त्य आ जाता है, फिर सत्य आ जाता है, क्योंकि आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, एक्सेप्टेंस नहीं है भाव कि मेरे पास जो है वो मेरी जो जरूरत है वो इतनी ही है, पर हम उसका भोग करने लगते हैं तो वो चीजें फिर वैसे आ जाती है। फिर जब हम योग की बात करते हैं तो योग में सबसे पहले यम नियम में यही बताया कि जो संतोष रखना है, अस्त्य नहीं करना, यानी सब चीज संग्रह नहीं करना। आपको जितना चाहिए कि भाई आपको पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े चाहिए तो आपको वही रखना है, पूरा वार्डरोब भरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सत्य, सत्य यानी कि मुझे क्या चाहिए। पहले तो हमें यही नहीं पता होता है कि मुझे क्या चाहिए। आज मुझे गाड़ी लानी है तो फिर हमने उसकी इंस्टॉलमेंट रख दी, फिर जैसे वो इंस्टॉलमेंट खत्म होता है फिर हम जंप करके दूसरी चीज पे भागते हैं। तो बस उसी चीज में हम पूरा सर्कल बना के फिर हम कब रोगी बन जाते हैं हमें नहीं पता होता है। वहीं से सब सफरिंग, फिर दुख, फिर अंतराय, फिर दुख दौर्मनस्य, श्वास प्रश्वास, वही वो सर्कल पूरा शुरू हो जाता है और फिर जाके होता है कि हम अभी योग की तरफ जाए। क्योंकि हमने भोग से रोगी, रोगी से योगी, पर हमें जब वो चीज हमको पता है कि वो चीज ग्रेड नीड डिजायर, बस वही हमको स्टॉप हो जाना है। वही स्टॉप होना है तो कैसे? तो योग के माध्यम से। तो योग हमें क्या सिखा रहा है कि भाई आपको लव, कंपैशन, वननेस और मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये सब चीजें चित्त का प्रसादन करना है, चित्त की शुद्धि करना है हमें। ये हमारी जो 3 वृत्तियां है जो उससे हमें इवॉल्व होके लव, कंपैशन, वननेस में आना है कि और संतोष है तो संतोष का भाव। हम जब बहुत प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं तो हमें कैसे वो संतोष होता है, तो वैसे ही जीवन में हर एक चीज का संतोष करना है। आज मेरे पास नहीं है तो उसका फिर हम दुख लगा के उसका सोच के फिर वही फिर से हो जाता है। तो हम यही सब चीजों से स्टार्ट करेंगे कि भाई मेरे पास जो है मैं देखूं कि मेरे आसपास क्या है, मुझे उससे संतोष रखना है, ज्यादा संग्रह नहीं करना है। तब जाके आपको यही समझ आने के बाद और योग में जाने के बाद बीच में शुरू होता है अथ योग अनुशासन, यानी अभी आप योग को प्रारंभ कर रहे हैं। आसन करने से आप योगी नहीं बनते हैं कि मेडिटेशन करने से योगी नहीं बनते हैं। यम नियम अष्टांग योग के बारे में बताया है, जीवन शैली, तभी आप भोगी रोगी से योगी में जा सकते हैं। थैंक यू। यस, तो हमेशा ही ऐसा होता है कि हम कुछ चाहते हैं बट जो चीज हमारे पास आती है तब तक हमारे थॉट्स कुछ और पाने की चाह में कहीं और चले जाते हैं, और जो एक्चुअली लाइफ जो हम कितने सालों से चाहते थे वो मिला, उसका तो हमने एंजॉय ही नहीं किया। तो जैसे कि लिव इन प्रेजेंट, कमलेश जी ने बताया था कि लिव इन प्रेजेंट वो हम लोग नहीं करते हैं, या तो पास्ट या तो फ्यूचर के बारे में सोच के हम लोग अपना जो प्रेजेंट है उसको खराब कर देते हैं। थैंक यू सो मच जिल, आपने बहुत सही तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया। थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं जितने क्वेश्चंस दर्शकों से हमें अब तक मिले थे, बट हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। तो अगर आप लोगों की अभी भी कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में या तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पर्सनल मैसेंजर से भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे प्रोमिनेंट योग टीचर गुरु हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सवाल के जवाब देने के लिए थैंक यू सो मच। फिर से एक बार मैं आप सबको विश करती हूँ, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। आज के दिन हमारे YouTube चैनल पे योगा मैराथन, मतलब पूरा दिन बैक टू बैक आपको योग के अलग अलग टॉपिक पे नॉलेज मिलने वाला है। तो डोंट मिस, पूरा दिन हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। एंड थैंक यू सो मच।